गांव किसान के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कार्यक्रम गांव किसान में हम आपके लिए कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं हमारे अलग अलग सेगमेंट खेती किसानी और हमारा पशुधन के जरिए। इसके अलावा आपको मिलवाते हैं एक सफल किसान से हमारे सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। केंद्रीय भंडारण निगम और नाबार्ड के द्वारा समझौता हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें किसानों के उत्पादों की भंडारण सुविधा को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही कृषक उत्पादक संगठनों के भंडारण क्षमता में 30% सब्सिडी देकर उन्हें लाभ पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। आज हमारे सेगमेंट खेती किसानी में बात इसी पहल की। भंडारण सुविधा में इजाफा करने और किसान उत्पादक संगठनों को बेहतर भंडारण सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड, केंद्रीय भंडारण निगम और नैब फाउंडेशन ने मिलकर एक सार्थक कदम बढ़ाया है। इस पहल से देश में कृषि के बुनियादी ढांचे को और भी बढ़ावा मिलेगा। नाबार्ड ने कहा कि साझेदारी के तहत देश भर में 5000 से अधिक एफपीओ के लिए अत्याधुनिक भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। हिस्टोरिकल काइंड ऑफ एन एमओयू हुआ था नाबार्ड के साथ, ये सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का। इसका मुख्य उद्देश्य ये है, आज का दिन पूरा भारत देश में एक फार्मर्स का कलेक्टिवाइजेशन, सबको संगठित करने का एक काम बड़ा पैमाने से चल रहा है। उसको हम एफपीओस और एफपीसीस का नाम पे बोलते हैं। और ये सब लोग अपना अपना जगह में, ऑलरेडी देश में बहुत सा एफपीओस है, में भी हज़ारों में है, वो सब काम कर रहे हैं। और उनका भी एक अगर काम ये देख लिया तो कुछ जगह वो लोग फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का सप्लाई करता है एट ए कंसेशनल रेट, और बहुत सा लोग ये प्रोडक्ट को एग्रीगेट करके अपना जगह में थोड़ा देर स्टोर करके उसके बाद मार्केट में सही दाम जब मिलता है तो उसको बेचता है। और आज का दिन और एक भी चीज़ हो रहा है, बहुत सा एफपीओस, क्योंकि पूरा दुनिया में ये बड़ा बड़ा मार्केटिंग वाला ऑर्गेनाइजेशंस को देखने के बाद वो सोचता है हमारा फसल को हम ही क्यों वैल्यू ऐड ना करें। उसका वजह से अभी देख लीजिए, एक अरहर तूर दाल है, उसका ना अक्खा वाला बेच दिया था, उसको 50 रुपये मिलता है किलो। ये दाल में बना दिया तो उसको 150 रुपये मिलता है। तो उसका वजह से वो पूरा फार्मर्स को भी जब ये संगठित हो गया, उसको एक आइडिया सा आ रहा था। तो ये सब चीज़ देखने के बाद हमें लग रहा है दैट ये फार्मर्स को एक नेक्स्ट स्टेप जाने का उनका एक स्पेस चाहिए फॉर स्टोरिंग देयर प्रोड्यूस साइंटिफिकली, फॉर प्रोसेसिंग देयर प्रोड्यूस साइंटिफिकली एंड इन ए कमर्शियल वे। और उसके बाद उनको सही तरह से पैकिंग करना, सही तरह से ब्रांडिंग करना, उसके बाद वो पूरा प्रोडक्ट को उधर से माल निकाल के बड़ा बड़ा स्टोर्स में, बड़ा बड़ा शहरों में बेचने का। सो नाउ ये सब चीज़ को हम मद्देनज़र रख के जब ये एमओयू साइन किया था, नाबार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन से हम हमारा तरफ से पूरा एफपीओस का प्रमोशन, एफपीओस का नर्चरिंग, एफपीओस को फाइनेंस भी देता है सब्सिडी का थ्रू, ये सब काम कर रहे हैं। और ये लोग जब ये ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो लोग का ये ऐसा एक नया सुविधा, एक वेयर हाउस का सुविधा, कोल्ड स्टोरेज का सुविधा और प्रोसेसिंग का सुविधा भी देने का है, तो अगर बहुत बढ़िया काम होता है। ये सोच के हमने अभी ये CWC का खासियत क्या है, ये CWC के पास 2000 से लेके मे बी 2500 तक उनके पास गोदाम है, और मे बी समटाइम्स कोल्ड स्टोरेजेस भी है। ये सब डिफरेंट लोकेशंस है पूरा देश में। तो हर जगह कोई ना कोई मे बी 10-15 किलोमीटर रेंज में शायद फार्मर्स को एक CWC का गोडाउन या कुछ भी मिलेगा।
इस पहल से फसलों परांत होने वाली चुनौतियों को कम किया जा सकेगा। आंकड़े बताते हैं कि वैज्ञानिक भंडारण के अभाव में ही हर साल करीब 7 मिलियन टन खाद्यान्न का नुकसान का अनुमान है। देश में लगभग 90% वेयर हाउसिंग संस्थान असंगठित प्रचालकों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, जो सीमित सुविधाओं वाले हैं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड और निगम ने हाथ मिलाया है। वहीं निगम देश में 145 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता के 423 गोदामों को सीधे नियंत्रित करता है। 19 राज्यों में राज्य भंडारण निगमों में 50% शेयर है, जिसमें इकोसिस्टम, ई ट्रेडिंग सेवाएं, हैंडलिंग व परिवहन जैसी सेवाएं शामिल है। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसने नाबार्ड, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक अंडरटेकिंग है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसके नैब फाउंडेशन से हम लोगों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है और उसका उद्देश्य है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओज, जो सीडब्ल्यूसी में कोई भी अनाज रखेंगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखेंगे, उसका रखरखाव करना, उसका देखभाल करना, और उसके लिए हम लोगों ने एक उनको सहूलियत दी है। सीडब्ल्यूसी फार्मर्स को 30% का पब्लिश रेट पर टैरिफ में छूट देता है। यह सुविधा हमने फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओज को भी शामिल किया है। इसलिए जो भी किसान भाई डायरेक्टली सीडब्ल्यू के वेयर हाउस में आकर सामान रखें या फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ सामान ला के रखेंगे, उनका रख रखाव का जो स्टोरेज चार्ज होगा वो हमारे अपने तय शुल्क से 30% कम पे रखा जाएगा। इसकी जो उनको सुविधा होने वाली है वो समझने वाली बात है। समझने वाली बात ये है कि किसान के पास 2 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़ छोटे छोटे खेतों के टुकड़े हैं। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना खुद का वेयर हाउस बनाए, या वेयर हाउस भी जो बनाएगा वो बैंक से लोन लेके बनाए। और उसके लिए बहुत आवश्यकता है कि उसका सामान जब उसने प्रोड्यूस किया, चाहे वो पेरिसेबल हो चाहे नॉन पेरिसेबल हो, जो सड़ने वाला है या नहीं सड़ने वाला है, उसको सही जगह पर उसका भंडारण किया जाए। और भंडारण करने के लिए हमेशा एक साइंटिफिक स्टोरेज की आवश्यकता होती है। और जब साइंटिफिक स्टोरेज के क्रम में सीडब्ल्यूसी, एसडब्ल्यूसी, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन जिसको बोलते हैं, के पास लगभग पूरे हिंदुस्तान में 2500 लोकेशन, 2500 लोकेशंस पे हमारा वेयर हाउस कॉम्प्लेक्स है। वो बहुत सारे वेयर हाउस हमारे रूरल एरिया में है, एग्रीकल्चर एरिया में है, जहाँ पर इस तरह की चीज़ों की कमी है। जब हम नाबार्ड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि नाबार्ड से लगभग 5000 एफपीओ जुड़े हुए हैं, उनको ये बातें नाबार्ड अपने माध्यम से अवगत कराएगा। और जब उनको ये पता चलेगा कि सीडब्ल्यूसी अपने गोदाम में जो सामान रखे जाएंगे उसकी 30% छूट मिलने की उम्मीद है, तो अब लोग हमारे यहाँ आएंगे और इस लाभ का फ़ायदा उठाएंगे। जब 2019 में नैब फाउंडेशन को बनाया गया नाबार्ड की तरफ से, और उसका मूल उद्देश्य ये था कि जो इस देश में CSR के अंदर जो काम हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको एक क्लियर फोकस अप्रोच कैसे दिया जाए। क्योंकि नाबार्ड 40 साल से ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहा था, तो ये एक माध्यम बनाया गया है कि नैब फाउंडेशन के थ्रू ये कंपनीज अपना CSR का काम ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ा सकती हैं। और जहाँ तक कि आज का जो प्रोग्राम है, ये अपने आप में बहुत बहुत महत्व रखता है। इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस देश में तकरीबन 5-5.5 हज़ार FPOs हैं, जिनके साथ 15 लाख के करीब फार्मर्स जुड़े हुए हैं। और ये फार्मर्स, इनकी मूलभूत रिक्वायरमेंट ये है कि वेयर हाउसिंग के सामान बनने के बाद सामान कहाँ रखा जाए, गेहूँ कहाँ रखी जाए, धान कहाँ रखी जाए, दाल कहाँ रखी जाए। और ये क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, इसकी वजह से मार्केट में क्रैश होता है। मार्केट के अंदर एक रेगुलर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहाँ पे कि फार्मर्स को जितना चाहिए वो प्राइस नहीं मिलता। तो वेयर हाउसिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रिटिकल नीड है। CWC के पास
400 से ज़्यादा साइंटिफिक वेयर हाउसेज हैं, हमारे पास 5000 से ज़्यादा FPOs हैं। तो ये एक MOU आज जो हमने CW के साथ में किया है, उसका मूल उद्देश्य ये है कि इन FPOs को इन वेयर हाउसेज के साथ कैसा जोड़ा जाए। अब होगा ये कि हम लोग जो हमारे FPOs हैं अक्रॉस द कंट्री, पहले हम शुरुआत करेंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से। यहाँ पे 3 स्टेट्स में हम लोग पायलट करेंगे। FPO से पूछेंगे कि उनके पास कितना मार्केटेबल सरप्लस है, वो उसको स्टोर करने के लिए उनको कितनी जगह चाहिए, कब चाहिए, कितने क्रॉप्स के लिए चाहिए, और फिर उनको हम CWC से जोड़ेंगे और इसकी प्रोग्रेस देखते हुए अक्रॉस द कंट्री इसको रोल आउट किया जाएगा। MOU का बहुत ही एक सिंपल सा एक ये पहलू है। किसानों के लिए अपना जो भी अनाज वो पैदा करते हैं उसका संरक्षण वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए इसकी स्थापना की गई। वो जब अपना सामान हमारे वेयर हाउसेस में रखते हैं तो उनको हम एक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट उपलब्ध कराते हैं, जिसको बैंक्स में प्लेज करके उनको फाइनेंस मिलता है। नॉर्मली होता क्या है कि पैदावार आते ही उसको APMC मंडी में लेके जाके वो बहुत ही सस्ते दाम में उनको बेचना पड़ता है, जिसको हम इंग्लिश में डिस्ट्रेस सेल बोलते हैं। वो डिस्ट्रेस सेल का कॉन्सेप्ट उसको प्रिवेंट करने के लिए ये स्थापना CWC का मेन ऑब्जेक्टिव यही था। इस अभिनव पहल से सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहायता के लिए नई साझेदारी की ओर जाने में मदद मिल सकेगी, जिससे भंडारण क्षमता में तो इजाफा होगा ही, साथ ही किसान उत्पादक संगठनों को भी बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे पशुपालन की और देखेंगे सेगमेंट हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए अब पशुपालन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दे हमारे अगले सेगमेंट हमारा पशुधन में। जी हाँ, पशुपालन किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है अतिरिक्त आमदनी के स्रोत सृजित करने के लिहाज से। और पशुपालन संबंधी कई तरह के विकल्प आपके पास होते हैं, लेकिन आप अगर मत्स्य पालन को अपनाते हैं तो आपकी आमदनी में काफ़ी इजाफा हो सकता है, लेकिन इस दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी है। तो आइए मत्स्य पालन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। हमारे शरीर को सही विकास और ऊर्जा के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसकी पूर्ति हम प्रोटीन युक्त भोजन से करते हैं, जिसके लिए हम अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। लेकिन मछली प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। एक अनुमान के हिसाब से 100 ग्राम मछली में करीब 22% प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए हमारे देश में बड़े पैमाने पर मछली का उपयोग किया जाता है।
यही वजह है कि भारत में मछली पालन व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों ही तरीकों से मछली पालन किया जाता है, लेकिन दोनों ही तरीकों में एक बात कॉमन है और वो है पर्याप्त पानी का होना। कम लागत में इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए देसी प्रजाति की मछलियाँ जैसे रोहू, कतला, मृगल को पालना चाहिए, क्योंकि इन मछलियों का बीज कम कीमत में उपलब्ध हो जाता है। इसके साथ ही इन प्रजातियों की मछलियाँ बहुत तेजी से बढ़ती हैं। इनके भोजन के प्रबंध पर अधिक व्यय नहीं करना पड़ता है और ये बहुत आसानी से पाली जा सकती हैं। मछली पालक इस बात का ध्यान रखें कि तालाब की लंबाई पूरब से पश्चिम दिशा में होनी चाहिए, जिसके कारण हवा का बहाव होने से ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती रहे। तालाब की गहराई उतनी होनी चाहिए जहां सूर्य की रोशनी पहुंच सके। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए मछली के बीज या जीरा तालाब या पोखर में डालने से पहले सफाई करना बेहद जरूरी है। मछली के बीज किसी भी हैचरी से खरीदे जा सकते हैं। मछली के अधिक उत्पादन के लिए प्राकृतिक भोजन के अलावा कृत्रिम भोजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए सरसों की खली या चावल का कुंडा बराबर मात्रा में उपयोग किया जा सकता है। भोजन प्रतिदिन के हिसाब से डालना चाहिए। 1500 किलो मछली का उत्पादन लिया जा सकता है। केंद्र सरकार मछली पालन के लिए कुल लागत का 75% तक लोन मुहैया कराती है। इस सुविधा को अपनाकर मछली पालकों को काफी हद तक आर्थिक सहायता मिल सकती है। मछलियाँ अच्छे से विकास कर रही हैं या नहीं, इसकी बीच बीच में जांच करते रहना चाहिए। यदि मछलियों में किसी प्रकार के रोग या बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो उपचार करना चाहिए। उपचार करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें। आमतौर पर मछलियों में होने वाले रोग व बीमारी सेप्रोलगनियोसिस। लक्षण: शरीर पर रुई के गोले की भांति सफेदी लिए भूरे रंग के गुच्छे का बनना। बैंकियोमाइकोसिस। लक्षण: गलफड़ों का सड़ना। दम घुटने के कारण रोगग्रस्त मछली ऊपरी सतह पर हवा लेने का प्रयास करती है। इसके लिए बार बार मुंह खोलती व बंद करती है। फिश टेल रोग। लक्षण: शुरुआती अवस्था में पंखों के किनारों पर सफेदी आना, बाद में पंखों व पूंछ का सड़ना। पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। अगस्त माह का पशु कैलेंडर 2021। अगस्त माह में ध्यान देने वाली बातें: पशुओं को अत्यधिक तापमान एवं तेज धूप से बचाने के उपाय करें। खुर मुंह पका, गलघोटू, लंगड़ा बुखार या कृष्ण जंघा इंटेरोटॉक्सिमिया रोग के टीके यदि नहीं लगाए हों तो अब अवश्य लगवा दें। बरसात के मौसम में पशु घरों को साफ सुथरा एवं सूखा रखें। भेड़ बकरियों में PPR भेड़ चेचक रोग होने की संभावना रहती है, अतः बचाव के लिए टीके निश्चित रूप से लगवा लें। पशुओं के खुर मुंह पका रोग से ग्रसित होने पर रोगग्रस्त पशुओं को अलग रखें एवं ग्रसित पशुओं की खान पान की व्यवस्था भी अलग से करें। इस माह में पशुओं में गलघोटू एवं लंगड़ी ज्वर रोग की संभावना बनी रहती है, अतः रोग के लक्षण दिखते ही पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे एक प्रगतिशील किसान से हमारे सेगमेंट कामयाब किसान के दास्तान में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम
स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। कामयाब किसान की दास्तान में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हरियाणा के एक प्रगतिशील किसान राम प्रताप शर्मा से, जो नई तकनीक से सब्जियों की खेती कर रहे हैं। उन्नत किस्मों को अपना करके इन्होंने किस तरह कामयाबी हासिल की, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हरियाणा पानीपत के किसान जो जैविक खेती करके जहां ज्यादातर किसान पारंपरिक खेती कर रहे हैं, वहीं राम प्रताप जी परंपरा से हटकर खेती को नए आयाम दे रहे हैं, जिससे न सिर्फ उनके इलाके का नाम रोशन हो रहा है, बल्कि बाकी किसानों की भी राह आसान हो रही है। हमेशा से कुछ अलग करने की सोच रखने वाले राम प्रताप शर्मा जी सब्जियों की खेती करते हैं। इस समय उनके खेत में 17 प्रकार की सब्जियां लगी है, जिनमें मुख्य रूप से आलू, हरी पत्तेदार सब्जियां, तोरई, लौकी, स्वीट कॉर्न, करेला, मिर्च और शिमला मिर्च। राम प्रताप जी अपने छोटे से खेत में भरपूर पैदावार लेकर अपने इलाके के किसानों के सामने सफलता का उदाहरण पेश किया है। राम प्रताप जी बताते हैं कि उनकी उगाई सब्जियां यही खेत से ही बिक जाती है। जैविक रूप से तैयार इन सब्जियों की हमेशा अच्छी मांग बनी रहती है। मैंने दिसंबर के अंदर 6 एकड़ में सब्जी लगाई थी। लो टनल के अंदर 17 प्रकार की सब्जी लगा रखी है। मैंने आलू, करेला, तोरी, चप्पल टिंडा, खरबूजा, तरबूज, टमाटर और मिर्च, शिमला मिर्च और जी ककड़ी, लौकी, पेठा और जी स्वीट कॉर्न, बैंगन, तो और अपना ये जो और धनिया, पालक, मेथी, ये सारी सब्जी मैंने अपने खेत में लगा रखी, जिससे कि ये फरवरी के अंदर इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो गई और मैं यहीं अपने सेल पॉइंट खेत में है, यहीं अपना सेल कर रहा हूँ, जिससे कि कई बार तो मेरे पास कमी पड़ जाती है, बहुत बढ़िया रेट मिल जाता है, हर बढ़िया मेरा क्वालिटी देता हूँ। राम प्रताप जी गोबर की खाद, केचुआ खाद, ड्रिप सिंचाई का उपयोग करके हर सीजन में भरपूर पैदावार लेते हैं। आइए उन्हीं से समझते हैं उनकी खेती की बारीकियां। मैं जैविक विधि से करता हूँ, सारा गोबर की खाद, केचुए खाद और ओमिक एसिड वगैरह सारे अपनी विधियाँ अपनाता हूँ। लो टनल और अपना ड्रिप सिस्टम और अपना मल्चिंग, तो अपना इससे मैं अपना काम तैयार करता हूँ। राम प्रताप जी के द्वारा उगाई गई सब्जियां सफल और मदर डेयरी द्वारा भी ली जाती है। इसके अलावा शर्मा जी अनुबंध खेती भी करते हैं। उनके इन कार्यों के लिए हरियाणा सरकार ने खेती में बेहतर काम के लिए हरियाणा कृषि रत्न से सम्मानित किया है, जिसमें उन्हें 1 लाख रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र दिया गया। इसके पहले भी इन्हें प्याज, आलू और मटर के लिए भी सम्मानित किया जा चुका है। युवाओं के लिए राम प्रताप जी का कहना है, वो जो भी काम करे पूरी रुचि और लगन से करे। युवाओं के लिए भी हम यही कहते हैं, जिसके जो काम करे अपनी रुचि से करे, वैसे टेम्परेरी, हाँ, दिल से जो काम करेगा ना, उसका जुनून होना चाहिए पहले तो। जब तक जुनून नहीं होगा वो काम नहीं करेगा, कामयाब नहीं होगा। खेती की मेहनत को देखते हुए हरियाणा सरकार ने मेरे को हरियाणा कृषि रत्न से सम्मानित किया था। गन्नौर के अंदर 1 लाख रुपए इनाम दिया था और सर्टिफिकेट दिया था। उससे पहले साल श्री मोहन लाल खट्टर जी ने रोहतक के अंदर 51,000 का इनाम और सर्टिफिकेट दिया था। उससे पहले मेरे को डीजी साहब ने अपना घरोंडा के अंदर फर्स्ट प्राइज़ प्याज में दिया था, और पिछले साल मेरे को यहाँ अपना घरोंडा एक्सीलेंस सेंटर में आलू और मटर में भी मेरे को प्राइज़ मिला था, फर्स्ट प्राइज़। और अब मेरे पास इजराइल की टीम आई थी, इजराइल के राजदूत आए थे,
और उनने मेरे को ये अवार्ड दिया था। उन्होंने मेरे खेती को देखते हुए मेरे को बहुत सराहनीय कदम बताया कि बेटे आप कुछ क्यों। इस तरह किसान अलग राह पर चलकर अपना खास मुकाम हासिल कर सकते हैं, जिससे उन किसानों को हिम्मत मिलती है जो छोटी जोत में कम लाभ मिलने से परेशान रहते हैं। राम प्रताप जी के ये प्रयास किसानों के लिए किसी सीख से कम नहीं। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में आज बस इतना ही। इस कार्यक्रम में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है, दोबारा आप ये कार्यक्रम देखना चाहते हैं, तो आप टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करके दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।